रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आज आपके लिए 8th की साइंस लेकर आया हूँ। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 32 निकालें। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और मैंने आपको पूरा चैप्टर तकरीबन समझा दिया है। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, ये पेज नंबर 32 है और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स। आप अपनी सेल फोन के स्क्रीन पर सॉलिड एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। तो बच्चों, पहला है ए पार्ट, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड डैश डैश। तो बच्चों, नेचुरल हैबिटेट में जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ऐसा ना हो आप जू लिखते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि जू क्या होता है। अब दूसरा है बच्चों, स्पेशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज। कोई नस्ल एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको बच्चों एंडेमिक स्पेशीज कहते हैं। किसी एरिया में कौन से जानवर हैं वो एंडेमिक स्पेशीज कहलाते हैं। अब सी पार्ट है बच्चों, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश डैश चेंजेस। मैंने कल आपको समझाया था माइग्रेटरी बर्ड्स में पैरोट, वो विंटर में सरमा में यहाँ कश्मीर में आपको नहीं दिखेगा, वो कहीं कहीं और चला जाता है। वो माइग्रेटरी बर्ड है। क्यों चला जाता है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाती है। तो आपको इस सी पार्ट में क्लाइमेट लिखना है। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। नीचे ए बी सी डी ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। इनमें आपको डिफरेंसेस लिखनी है। ये पहले भी मैंने आपको समझाया है और भी मैं आज आपको समझा रहा हूँ। पहला है ए पार्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं बच्चों? ये पहले भी मैंने आपको बताया है। दीज आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन दियर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? इस तरह दासीगाम नेशनल पार्क है, तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस दासीगाम में। तो इसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं। मान लेते हैं बच्चों, हमारा फरकुन का जंगल जो है, इसको अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर दे, कोई ह्यूमन एक्टिविटी इसमें ना हो और अंदर जंगल में एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में ज़िंदगी गुजारें, तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आप ये भी याद रख लें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में गवर्नमेंट ने एक बात रखी है कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ अलाउ हैं। तो वहाँ से आप ट्विंगस, घास वगैरह लिमिटेड हिसाब से गवर्नमेंट की इजाज़त से ला सकते हैं। और इसी के साथ आपको डिफरेंस करनी है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। दे आर लार्ज एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ब्रैकेट में बच्चों मैंने लिखा है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपकी लेवल का यही है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट की जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी में बच्चों प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और उस एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं, यूनिसेल्युलर एनिमल्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो उसके बाद बच्चों है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। तो जू में आपको बता दूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ऊपर से लिखेंगे, ए पार्ट से उठा के लिख देंगे। जू क्या होता है? प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। हाँ, तो जू वो उस जगह को कहेंगे जहाँ एनिमल्स को आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं। गवर्नमेंट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, लेकिन आपको याद रखना है इन जूज एनिमल्स आर पुट इन केजेस। जूज में एनिमल्स को बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है, बड़े बड़े पिंजरों में बर्ड्स को रखा जाता है, नॉट इन नेचुरल हैबिटेट। जू में नेचुरल हैबिटेट उनका नहीं होता है। अगरचे एनिमल्स वहाँ प्रोटेक्टेड हैं, उनको खाना वगैरह सब कुछ दिया जाता है, लेकिन वो वहाँ अपने आप को अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, लेकिन वहाँ हैबिटेट नेचुरल होता है। तो ये मेन डिफरेंस जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। उसके बाद बच्चों, इंडेंजर्ड स्पेशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पेशीज क्या होते हैं।
तो इंडेंजर्ड बच्चों क्या होते हैं, कल भी हमने पढ़ा था कि ऐसी स्पेशीज़ विच आर एट द बॉर्डर ऑफ एक्सटिंक्शन, अब उनकी नस्ल जो है घटते 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 बॉर्डर पे पहुंच गई है, बॉर्डर ऑफ एक्सटिंक्शन पे वो पहुंच गए हैं, नस्ल उनकी अभी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि ख़त्म होने का डर है। एग्ज़ाम्पल हांगल कश्मीर का है बच्चों, इसकी नस्ल बहुत घट गई है। इसी तरह एक्सटिंक्ट क्या है, एक्सटिंक्ट स्पेशीज़ आर दो स्पेशीज़ विच आर डिसअपियरिंग फ्राम द अर्थ। अब पहले तो ये इंडेंजर्ड थे, अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अब एक्सटिंक्ट होके अर्थ से डिसअपियर होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद फ्लोरा एंड फाना है बच्चों, कल की क्लास में मैंने 31 मई की क्लास में मैंने आपको फ्लोरा और फाना समझा दिया है, आज समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके 33 पेज पे है कि डिस्कस द इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन फॉलोइंग। नीचे बहुत सारी टर्म्स दी हैं। इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल्स पहला है, तो मैं आपको समझाऊं कि जब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बच्चों, जंगलों का कटाव, जंगलों के कटाव को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनप्लैनेड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स बाय ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ये आपको जहन में रखना है। तो डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट वाइल्ड एनिमल्स पे मैंने लिखा है कि क्या होगा, कि उस जब हम उनका हैबिटेट है फॉरेस्ट, जब हम उसको काट डालेंगे तो एनिमल्स इंडेंजर्ड हो जाएंगे और फिर लास्ट पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन इन्वायरमेंट। बच्चों इन्वायरमेंट क्या हुआ, माहौल, आपके आसपास जो पानी है, जो हवा है, जो सॉइल है, ये आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। तो इस पे क्या असर होगा, जब आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, आपको पता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसेस वगैरह हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी एक क्या है, एक ख़ास परसेंटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन जो है वो 22%, 21 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ 22% है। इसी तरह 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इसमें एटमॉस्फेयर में है। जब डिफॉरेस्टेशन आप करते जाओगे तो ऑक्सीजन की लेवल विल डिक्रीज़ होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स, तो कुदरती आफात जैसे फ्लड्स आ जाएंगे। तो ये इन्वायरमेंट पे इसका असर होगा। फिर है कि डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट ऑन विलेजेस। तो बच्चों आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन विलेजेस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जिस तरह हम भी विलेज में रहते हैं ना बच्चों, हमारी रोज़ी रोटी एग्रीकल्चर से आती है। तो जब आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो इससे सॉइल का टेक्सचर, सॉइल की प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो कम होता जाएगा और ड्राट, खुदा माफ़ी दे, काहत का ख़तरा भी है। इसी तरह बच्चों इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सिटीज़, अर्बन एरिया। अर्बन एरिया बच्चों हो गए शहरी इलाके। फॉर एग्जांपल श्रीनगर इज़ एन अर्बन एरिया, हमारा विलेज एक रूरल एरिया कहलाएगा। तो अर्बन एरिया में डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा कि चूँकि फॉरेस्ट जो हैं वो सेव करते हैं इन्वायरमेंट को फ्रॉम पोल्यूशन, तो डिफॉरेस्टेशन से पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। सिटीज़ में चूँकि वहाँ गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों का धुआं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन से। तो वहाँ भी जब आपकी हवा ही साफ़ नहीं है, आप सिटी में रहते हैं, तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। इसी तरह इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ, तो इसका मैंने नटशेल में एक ही बात लिखी है कि अर्थ पे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। आपको ग्लोबल वार्मिंग कभी मौका मिला क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप फिलहाल ये समझो कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, फिर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, फिर जो है कि अर्थ पे सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस तरह बस्तियाँ घटती जाएंगी। इसी तरह बच्चों इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन नेक्स्ट जनरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरेशन, आपके पापा की एक जनरेशन चल रही है, आपके अंकल हैं वो एक जनरेशन वाले हैं, उसके बाद आपकी एक जनरेशन है, फिर आपके बच्चे एक जनरेशन है। तो
जब आप डिफॉरेस्टेशन करते जाओगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा कि सॉइल का टेक्सचर जो है वो तब्दील हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ तब्दील हो जाएंगी, नेचुरल क्लैमिटीज़ आती जाएंगी, इस तरह ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी, फ्लड्स आते जाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए समझो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। तो बच्चों फ़िलहाल आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।